मैं बस इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये आप नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानते हो या नहीं मानते हो? आप मानते हो या नहीं मानते हो? गांधी जी की हत्या का? बिल्कुल नहीं, इतना सोचना पड़ रहा है आपको। बिल्कुल मानते हैं, ये तो मतलब एक लगाओ नारा पे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने देश की आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके लिए इतना सोचना नहीं। एक सेकंड में हमारा रिप्लाई होना चाहिए कि वो आतंकवादी था, उसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत सही बात कही है। अगर देश विरोधी कोई कार्य हो रहा है, उसको अगर 2 सेकंड से 3 सेकंड अगर आपको लग रहे हैं उसको देश विरोधी या फिर आतंकी बोलने में, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी एक कमी है। जी देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो गांधी जी का जो मूल अगर हम संकेत या तो जो उनका मूल भाव था वो गोडसे की विचारधारा पे बात हो रही है। नहीं, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। वो सबसे पहले उनका जो गांधी जी का जो मूल भाव था और जो उनसे जुड़ा हुआ था वो राम से था। वो जीते जी भी राम ही बोलते थे और जब वो उन्होंने मरे और आखिरी शब्द उन्होंने बोला है राम ही बोला। हम मानते हैं कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी थी क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि गांधी जी की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ है। पर जब कांग्रेस ने बोला कि राम काल्पनिक है, तो जब गांधी जी के आत्मा का जो हम दहन बोलेंगे वो कांग्रेस ने करा था। अच्छा, तो ये सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि जो दहन है उनकी आत्मा का वो किया था कांग्रेस ने, जबकि मारा नाथूराम गोडसे ने था। इस पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, मैं इन फालतू की चीजों से मतलब नहीं रखता हूँ, इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि सीधी सी बात है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार रहते हैं। ये सिर्फ इसलिए इस चीज का खंडन किया जाता है क्योंकि लोग आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं। भगवान जो राम है वो काल्पनिक है या नहीं है वो सबको पता है। जिसके अंदर ईश्वर है वो ईश्वर को मान रहा है। तो क्या देश के 122 करोड़ लोगों की भावनाओं से खेलना, उनके जो जिनको वो मानते हैं उनको काल्पनिक बताना, ये कहाँ की राजनीति है या फिर कहाँ की सोच है? ये सिर्फ राम काल्पनिक है, किसने बोला था? कांग्रेस पूरी कांग्रेस ने बोला था। कांग्रेस सरकार द्वारा अगर बीजेपी का एक कार्यकर्ता दलित शोषित के साथ कुछ गलत कर देता है, बीजेपी का कार्यकर्ता बलात्कार कर देता, तो इसका मतलब क्या बीजेपी ने रेप कर दिया? हाँ जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल बहुत ये इस बात का मैं उत्तर दे देता हूँ कि किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट डाला था। ये मुद्दा तब का है जब राम सेतु का ब्रिज ओवर करने की, उसको हटाने की बात चल रही थी, तब एक कोर्ट में एफिडेविट डाला था जो भारतीय सरकार से डाला था और भारतीय सरकार साथ में एफिडेविट। मेरी बात सुनिए, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, 100 साल में 100 काम गिनवा दे, मैं आरएसएस जिंदाबाद का नारा लगा दूंगा। 100 साल में 100 काम गिनवाने की बात बहुत बड़ी बात कही है। अगर आप एक गिनवा पाते हैं, नाम भी बता दे। जी जी, क्रांतिकारियों के नाम बताइए, आप बताइए। क्रांतिकारियों के मतलब भारत के इतिहास के कि आरएसएस के? आरएसएस के क्रांतिकारी, उनका स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ उसमें क्या योगदान रहा? देखिए, हमारे जो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के जितने भी प्रचारक है और जो 1962 में जब इंडो चीना वॉर हुआ था, जबकि नेहरू जी ने चाइना से पंचशील एग्रीमेंट करा था, उसके बाद भी 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसमें स्वयं सेवकों ने लड़ाई करी थी। इसके कारण ही कांग्रेस ने 1963 के 26 जनवरी की जो हमारी परेड होती है उसमें आरएसएस के स्वयं सेवकों को बुलाया था। स्वयं सेवकों का इन्होंने काम गिनवाया है कि वो जो पंचशील हुआ था, जो भी एग्रीमेंट हुआ था, उसमें सुनिए, कांग्रेस के 100 काम आप गिना दीजिए फिर। तो क्या कांग्रेस की डिबेट चल रही है, आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए? तो ऐसे 100 काम कोई कैसे गिना पाएगा? थोड़ी देर बाद पहुंच जाओगे पाकिस्तान पे, 10 काम गिनवा दो चलो। सर देखिए, सबसे पहले अगर 10 काम वैसे तो हम गिना देंगे, पर ऐसे हम देखा जाए तो जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के बाद टोटल अगर हम कुल देखें तो आरएसएस के ऊपर 3 बार बैन लगा है। सबसे पहले जब गांधी जी की हत्या हुई थी, जी 1948 में गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद नेहरू गवर्नमेंट ने आरएसएस पे बैन लगाया था। उसके बाद जो ब्राह्मण लोगों पे महाराष्ट्र पे जो अटैक हुए थे वो सब लोग भूल जाते हैं। उसके बाद जब आरएसएस के ऊपर जब बैन लगा था, जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के समय में, और दूसरा बैन जब लगा था जब अपना ये तीसरा बैन। इस बैन को आप किस नजरिए से देखते हैं? कोई भी सवाल पूछे, मैं कह रहा हूं इनके पास कुछ भी नहीं है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, पाकिस्तान में ऐसा हो गया, हिंदू मुस्लिम, इन 3 बातों के अलावा इनका कुछ नहीं। 10 काम नहीं हो पा रहे हैं। इनका यहाँ पे सीधा सवाल ये है कि जब आप 70 साल की गवर्नमेंट कांग्रेस पे जो है आरोप लगाते हो, तो आरएसएस को भी 100 साल हो गए हैं, उन पे भी आरोप लगने चाहिए, उनके भी काम गिनवाए जाने चाहिए। वही हम लोग कह रहे हैं। बोलिए।
विद्या भारती के द्वारा छात्रों को शिक्षा, उसके बाद में ज्ञान भारती के द्वारा शिक्षा। वो कौन सी शिक्षा है भाई साहब, सब जानते हैं वो कौन से वो मेरी बात सुनिए, कौन कोई से अधिकारी नहीं बनाए जा रहे, वो कोई से अधिकारी कर्मचारी कौन नहीं सी? बनाए जा रहे, वो आरएसएस के कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं। स्कूलों में जो विद्या भारती, जो सरस्वती स्कूलों की आप बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ता बनाए जाने का काम कर रहा है, ना है कि कोई अधिकारी, और जो कि समाज के हित में काम करने वाले लोग हैं। तो आपके हिसाब से आरएसएस का कार्यकर्ता बनाए जाने के क्या क्राइटेरिया है? उनकी सिर्फ आरएस की एक ही आइडियोलॉजी रही है, चाहे वो 1925 से लेकर आज 2025 तक आप बात कर लिए। भारत में सांप्रदायिक दंगे करवाना, जातीय भेदभाव करना, हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाना, और बस यही उनकी आइडियोलॉजी रही। इसके अलावा कोई एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी सरकार क्या स्कूल नहीं खुलवा पा रही है देश में, या एजुकेशन नहीं दे पा रही है, जो इनके संगठन को स्कूल खोलना पड़ रहा है, इनके स्कूल को इनके संगठन को खोलना पड़ रहा है स्कूल। महोदय वो स्कूल पिछले 11 सालों में नहीं खुले हैं, तो वो स्कूल कब खुले हैं वो 11 साल में बंद कर दो ना। अगर आपके मोदी जी सक्षम है देश में को एजुकेशन देने के, तो 11 साल में स्कूल बंद क्यों नहीं कर देती आरएसएस? केंद्रीय विद्यालय आई थिंक 60 अराउंड नए केंद्रीय विद्यालय बनेंगे करोड़ों के बजट से, वो इन्होंने नहीं केंद्रीय विद्यालय बनेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और बिहार गवर्नमेंट ने जो इतने अभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दी है, उस पे क्या विचारधारा है आपकी? ये आरएसएस से कैसे जुड़ा हुआ है? सरकार आरएसएस से ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस की राजनीति चलती है। जब मैंने कांग्रेस, अभी सरकार की बात करी, अभी हमने सरकार की बात करी, एक मिनट, अभी हमने सरकार के 10 काम कहाँ गए? 10 काम जो गिनवाने वाले थे, 10 काम कहाँ? नहीं, अभी इन्होंने बात करी थी कि बोले हमारे सरकार ने इसलिए स्कूल नहीं बनवाए। पहले आरएसएस की बात करी, आरएसएस ने स्कूल बनवाए, इसके बाद हमने सरकार की बात करी। तो आपके सरकार ने जितने स्कूल बनवाए उससे हजारों गुना तो बंद करवा रहे। आप देख लिए कितने केंद्रीय विद्यालय खुलवा, आप भी 13,000 स्कूल बंद करवाए यूपी में इन्होंने। आरएसएस के बनाए हुए विद्या भारती स्कूलों का कोई योगदान नहीं है, ये भाई साहब का आरोप है, और इस आरोप को आप किस तरीके से लेंगे? ये बिल्कुल मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वहाँ पे, वो अगर कोई बच्चा अगर अपने धर्म से रिलेटेड पढ़ रहा है तो उसमें क्या बुराई है, आप बताइए मेरे को। अगर आप आपके मदरसे में आप देखिए मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम जो उनके ग्रंथ है, जो उनके कुरान है, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो अगर हम विद्या भारती में देखिए, वो मेरे ग्रंथ और मेरे कुरान नहीं है, वो जो मुस्लिम उनसे जाके पूछो ना भैया। मेरी बात सुनिए, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने बोला कि वो मदरसों में पढ़ाया जा रहे, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाया जाए, उसकी हम कोई हमारी मंशा नहीं, और हम उसका विरोध भी नहीं करते, अच्छी बात है, पढ़ाई जाए। लेकिन आप अभी देखिए, आरएसएस ने अपना 100 वर्षगांठ पे पूरे देश में आरएसएस की संघ के जितने भी थे पथ संचालन किया, जिसमें आप देखेंगे कि इनके आयोजन या तो स्कूलों में हुए या कॉलेजों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर यही काम अगर कोई दूसरा संगठन करता तो यहाँ की भारत की हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, परमिशन देती क्या? ये मेरा आपसे सवाल है। ये बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं दूसरे संगठनों के भी स्कूलों में होते आए हैं, और कौन से स्कूलों से निकले हैं वो आपने शायद देखे नहीं होंगे। सभी प्राइवेट स्कूलों से, अधिकांश जो हैं वो प्राइवेट या सेमी प्राइवेट स्कूलों से निकले हैं, और जिन स्कूलों से निकले हैं वो वहाँ के प्रशासन द्वारा अनुमति लेके निकले हैं। तो प्रशासन की अनुमति में आरएसएस के लोग बैठे हैं। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, प्रशासन के लोगों में आरएसएस के ही लोग बैठे हैं। इसका प्रमाण सारे आपको जितने भी उसके प्रमाण चाहिए, फोटो वीडियो देख ली, हर कॉलेज के प्रोफेसर वहाँ लाइन लगा के खड़े थे, आरएसएस के लोग सारे लाइन लगा के खड़े। बोलिए। उसका प्रमाण सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपको मदरसों में इस्लाम पढ़ाए जाने से आपत्ति नहीं है, साल के 100 काम गिनवा। मेरे 100 काम मैं गिनाता हूँ। सवाल एक मिनट, अभी सवाल बदल, मदरसे की बात कंप्लीट कर दो। आपने मदरसों का बोला, मैंने किसी धार्मिक ग्रंथ का आपको मना करा? पढ़ाइए, अच्छी बात, मैं उस चीज का खंडन नहीं कर रहा, मैं आपको उसका खंडन नहीं कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं आपको उस चीज का खंडन, आश्रम बने, जिस तरह से मदरसे बने उस तरह से आश्रम बने हैं, वहाँ पे हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। आपको मैं चीज क्लियर कर दूं, हमारे आश्रम बने हैं। अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हो तो आश्रम बने, वहाँ पे धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं सिखाई जाती है। आप मदरसों की बात मत करो, आप स्कूल में मदरसों को मत जोड़िए। आप जो हैं आप थोड़ा गलत चले गए। मैं वापस आपको लेके आता हूँ कि जो आश्रम है वो मदरसों के समकक्ष नहीं, वो एक तरीके से आप कहें तो जो जमात होती है उसके समकक्ष होंगे। मदरसे जो हैं वो विद्यालयों के समकक्ष थे और हैं, क्योंकि बोर्ड से मान्यता मिलती है मदरसों को, ये आपको ध्यान रखना होगा। जी बोलिए। तो बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? सरकार के अंतर्गत नहीं है बोर्ड। मदरसों को कौन दे रहा है? किसने बोल दिया कि आश्रमों को मान्यता नहीं है?
मैंने ये नहीं कहा आश्रमों को मान्यता नहीं है। मैंने क्या कहा, अब मैंने क्या कहा, आप गलत जा रहे हैं। कौन शैक्षणिक बोर्ड जो है वो आश्रम को नहीं, वो विद्यालयों को मान्यता देता है। विद्यालयों को मान्यता पूरी देने बात वाला आप मेरी जो कंप्लीट संगठन है, होने आप पूरी मेरी होने नहीं एक दे रहे। तरफ ये लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, एक तरफ बोल रहे हैं कि बोर्ड मान्यता देता है, दूसरी तरफ ये बात करें हिंदुत्व की। अरे भैया, जब सरकार आपकी हिंदूवादी है तो मदरसों को मान्यता कौन दे रहा है? बैन कर दो, आपको मदरसा कैसा लग रहा बोर्ड है? किसने बनाया? मदरसा बोर्ड किसने बनाया? देखो एक बार आप बताओ किसने बनाया? करिए, कौन आप से बताओ बात किसने करिए? बनाया? मेरा ये मानना है, आप मदरसे की बात कर, सुनिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं मदरसों के पक्ष में नहीं हूं, मैं आश्रमों के पक्ष में नहीं हूं, मैं दोनों के पक्ष में नहीं हूं। मेरा ये कहना है, अगर आपको लग रहा है कि मदरसों से गलत एक्टिविटी हो रही है और भारत में अगर आतंकवाद उस चीज के कारण बढ़ सकता है तो उनको बैन कर देगा। सरकार आपकी है, सरकार शब्द डाल रहे हैं, मैंने भाजपा की सरकार है। अगर ऐसा लग रहा है, दिक्कत क्या मदरसों से, ये बताओ दिक्कत क्या है? हमने ये इनके देखिए प्रश्न का उत्तर ये दिया है। देखिए, मुस्लिम पाकिस्तान कांग्रेस 70 साल, इसके अलावा इनके पास काम क्या है? मेरे को तो ये बताओ। दूसरी- कि आरएसएस के पास मैं मानता हूँ कोई काम नहीं करने के लिए, एक चीज, बस एक जाति सवाल का। और मेरा है, हाँ उनको पूछ लें दो पहले। एक सवाल नहीं, मेरा इस है। सवाल का नहीं, क्योंकि जवाब देते देते क्या वो बीच में सवाल? माइक छीन लेंगे। सवाल वापस दोहराएंगे? नहीं, लो, मैं छीन रहा हूँ, मेरे हाथ में तो है ना भैया माइक है। मैं अपना सवाल कर लेता हूँ। मेरा सवाल ये है, जिस भारतीय तिरंगे की आज पूरे भारत में रैलियां निकाली जाती है और बड़े गर्व के साथ आज तिरंगे को मान सम्मान के साथ ले जाया जाता है, उस तिरंगे को 52 साल अपनाने में क्यों लगे आरएसएस को? मुझे उसका जवाब चाहिए। जी, देखिए, मेरे को इस विषय पे मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना कोई और चाहूंगा। तीनों में से किसी को तो ज्ञान होगा। एक चीज मैं आपको और क्लियर हाँ, कर दूं, बता। आपको एक चीज मैं और क्लियर कर दूं। ये आज जिस तिरंगे को गर्व के साथ ले जाते हैं, जब आप आरएसएस की शाखाएं देखेंगे तो जो आरएसएस का जो झंडा लगता है उसके नीचे जो हम बोलते हैं कि जो एक जो रंगोली बनाई जाती है, अशोक चक्र जो बनाया जाता है, जो मंडल बनाया जाता है, वो जो मंडल जो बनाया जाता है, उस मंडल में आप तिरंगे को बनाते, यानी उस तिरंगे के ऊपर आरएसएस का झंडा लगाया जाता है, उस तिरंगे के ऊपर आरएसएस का झंडा लगाया जाता है। यानी आपके लिए देश का तिरंगा जरूरी नहीं है, आपके लिए जरूरी है तो आरएसएस का भगवा ध्वज जरूरी है। प्रूफ दिखाइए, क्योंकि मैं 15 साल शाखाओं में गया हूँ। जी, बिल्कुल, मैं मैंने कभी तिरंगा बना हुआ तो नहीं देखा। आपके इस चैनल के वीडियो में मैं आपको फोटो सहित उसका प्रूफ दे दूंगा। जी, ये बात बिल्कुल, अब आप प्रूफ देखेंगे तो इस पे मैं टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैं 15 साल शाखा में गया हूँ और मैंने कभी जीवन में तिरंगा बना हुआ नहीं देखा। मंडल बनता है। मेरे सवालों का जवाब मंडल क्यों में- नहीं मिल पा रहा मंडल में है? तिरंगा मैंने नहीं ये किया 3 भाई हमारे आरएसएस के यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछ रहा हूँ 100 साल में 100 काम गिनवा दीजिए। नहीं गिनवा पाएंगे, उनके पास नहीं है। 100 साल में बताइए। हम गिनाने लगते अरे हैं, आप गिनाओ ना, उसमें 100 गिन रहे हैं चिल्लाने अपन। लगते हैं। एक बोलो, एक कौन सा काम है? मैंने तो सबसे पहले वो बताया सौ काम- कि इंडिया चाइना वॉर में उन्होंने हेल्प करी स्वयं सेवकों ने। सुनिए मेरे हाँ, आप बोल दीजिए। बोलने दीजिए। सेकंड, जब आप देखेंगे कि जितने भी हमारे जब इमरजेंसी के टाइम जब जो हमने डिक्टेटरशिप का रूप देखा था जो भारत में, उसमें भी स्वयं सेवकों ने बहुत बड़ा, सन 1975 इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उसमें भी स्वयं सेवकों का जो हिंदू भाई बहन है, जो सिख भाई बहन है, उनको जो बचाने का उसमें योगदान दिया। जो जहाँ पे हमारे जैसे अगर भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, वहाँ पे जो राहत सामग्री पहुँचानी रहती है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ स्वयं सेवक भी वहाँ पे उनके साथ काम में लगे रहते हैं। अब इतनी जगह आपातकाल आती, इतने जगह आप देखोगे भूकंप और जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, अब ऐसे अब हमको एक एक करके गिनाते जाएंगे तो इतना तो हमको भी याद नहीं कि काम कितनी जगह गिनाने आती से है। देश आगे नहीं बढ़ेगा साहब। तो गिना दिए। हिंदू मुस्लिम करने से देश आगे बढ़ता है? हिंदू मुस्लिम करने से बढ़ता है? क्वेश्चन करेंगे। युवाओं को नशे करवाने से देश आगे बढ़ता है? सुनिए, उसका भी क्वेश्चन युवाओं को करेंगे। नशे करवाने नशा आरएसएस स्पॉन्सर्ड नहीं है। नशा आप देखेंगे, अगर हम नशा भी बंद करेंगे तो सबसे पहले अपोजिशन ही बोलेगा कि अपना नशा कैसे बंद कर क्यों दिया। बोलेगा? अपोजिशन क्यों बोलेगा? बंद करो तो एक बार तो लेके आओ ये चीज कि मोदी जी से बोलो, मोहन भागवत जी, मोदी जी से बोलो कि नशे बंद कर दे, तो तुरंत करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? या तो बोल दो कि मोहन भागवत जी बोलेंगे आके कि भैया मोदी जी हमारी बात नहीं सुनते, आरएसएस की बात नहीं सुनते, ये देश में नशे बंद नहीं करना चाहते हैं, ये मध्य प्रदेश में गाय काटना बंद नहीं अभी आपको ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब नहीं हो रहा था तो आप होने के लिए जिद कर रहे थे, जब होने लगा तो आप रोकने के लिए कहने लगे कि क्यों रोक दिया। और अब जब आपको किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं होती तो फिर आप बस मुद्दे बनाते हो। हिंदू मुस्लिम यहाँ आरएसएस या फिर किसी सरकार का काम नहीं है, हिंदू मुस्लिम व्यक्तियों का काम है। 400 किलो। सुनिए मेरी बात, इन्होंने बात करी अभी है ना ऑपरेशन सिंदूर की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आप सोशल मीडिया को सही से चेक करिए, उनके जितने भी नेता, मैं किसी कांग्रेस के पक्ष में नहीं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं कांग्रेस के और भाजपा के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, मैं बिल्कुल एक भारत का नागरिक हूं। मेरा सीधा सा एक सवाल ये है
कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें सारे भारतीय, जितने भी भारतीय चाहे वो किसी भी संगठन के, उन्होंने बोला कि मोदी जी आप लड़िए, हम पूरा देश, हम सब एक साथ है और हम पाकिस्तान पे विजय करेंगे। और इतना अच्छा मौका मेरे हिसाब से चाहता हूँ जी, यहाँ पे विजय की बात जो हो रही है वो ना धर्म की हो रही है ना पाकिस्तान की हो रही है, यहाँ पे आतंकवाद पे विजय की बात हो रही है। मैं तो अब ये बात आतंकवादी जो है, जो विचारधारा है वो आरएसएस प्रमोट करता है, कांग्रेस प्रमोट करता है। अपना सवाल ये नहीं है कि कौन प्रमोट करता है, अपना सवाल ये है कि किस वजह से ये चीजें सामने आती हैं। ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया या कांग्रेस इससे विद्रोह कर रही थी। पूरा इंडिया अलायंस, पूरे जितने विपक्षी नेता हैं, पूरों ने एक तरफा समर्थन दिया था मोदी सरकार को कि मोदी जी आप जाइए पाकिस्तान में घुसिए और जिन लोगों ने गंदा कृत्य किया है इनको पूरा तरीके से इनका निपटारा कीजिए। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 56 इंच के सीने वालों से मैं बोल देना चाहता हूँ आज कि ये जो सीज फायर हुआ ये डोनाल्ड ट्रंप करवा रहे हैं, तो हमारी सरकार ये टाइम पे क्या कर रही थी? ताली और थाली बजवा रही थी क्या? मैं इसमें बोलता हूँ, ये वैसे टॉपिक से भटक गए पर मैं इनका उत्तर देता हूँ। जो सीज फायर होना था, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ वॉर है पाकिस्तान के और जो हमारे हैं इंडिया के, तो उन्होंने जब एक दूसरे से बात करी और एक दूसरे से बात करके उन्होंने बोला कि अब भारत आप पाकिस्तान पर अटैक मत करिएगा। और जैसे ही हमारे जो विक्रम मिस्त्री जी है, जो इसका क्या प्रूफ है? मैं बता रहा हूँ, हमारे जो विक्रम मिस्री जी है, जो विदेश नीति के प्रमुख है, अपने जयशंकर जी के नीचे हैं, वो 5-1 पे प्रेस ब्रीफिंग के लिए आने वाले थे। और हम ये जितने भी कृत्य कर रहे थे हम अमेरिका को बता के चल रहे थे। हमारी प्रेस ब्रीफिंग थी 5:30 पे और 5:01 पे ट्रंप आते हैं और ट्वीट कर देते हैं कि मैंने सीज फायर करा, जबकि सीज फायर डायरेक्ट पाकिस्तान हमारे पास आया था। उनके जो डायरेक्टर जनरल ऑफ वॉर है वो भारत के DGIP के पास आए थे और बोले थे कि हम सीज फायर करना चाहते हैं और हमने अमेरिका को बता दिया था। हमारी 5:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप PIB जगह चेक कर लीजिए, और 5:01 पे ट्रम्प का ट्वीट आता है कि मैंने सीज फायर करवाया। ये उनका सिर्फ एक क्रेडिट लेने का, खुद को विश्व गुरु कहते हैं, खुद को विश्व गुरु कहते हैं और सीज फायर होता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ये गलत है। ये कैसी बात है? आप अरे तो बोलो ना कि नहीं करवाया डोनाल्ड ट्रंप ने, बोलो खुल के। अरे आप नहीं, आपके आका से बुलवाओ, आका से बुलवाओ अपने, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? भारत के जब प्रधानमंत्री ने संसद में बोल दिया है कि किसी ने, किसी भी तीसरी ताकत ने सीज फायर नहीं करवाया है, तो भी कांग्रेस हम पे प्रश्न उठा रही है। और जबकि इस नोबेल पीस प्राइज के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो झूठे वादे करते जा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हमने 7 वॉरें रुकवाई है, जबकि वो सारे कृत्य गलत है। उनको सिर्फ नोबेल पीस प्राइज चाहिए और वो खुद के लिए बहुत, क्या बोलते हैं उसको अपन, जो खुद के लिए काम, खुदगर्ज, हाँ खुदगर्ज, या तो जो स्वार्थी है वो है, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। और हमने जब पार्लियामेंट में बोल दिया कि कोई तीसरी ताकत ने सीज फायर नहीं करवाया, और मैंने आपको टाइमिंग के साथ ट्वीटिंग बताई, आप जाके चेक कर लीजिए, तो भी ये बोल रहे कि किसी तीसरे ने सीज फायर की बात का तुक मत निकालिए। जितने भी स्वयं सेवक इस देश में हैं, जितने भी लोग बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, उनको पहले अपनी गली का निर्माण करना चाहिए, फिर अपने मोहल्लों का, फिर अपने ग्राम का, फिर जिले का, फिर प्रदेश का, फिर राष्ट्र का। अब आपके मोहल्ले में कोई गड्ढा देखे, 11 साल से इनकी सरकार है, इनको पकड़ के ले जाओ, बोलना भाई साहब गड्ढा भरो। भाई साहब ये जो टॉयलेट आपने बनवाई है पूरे देश में, इस टॉयलेट गंदी दिख रही है, पानी नहीं है वहां पे, पानी लाओ, टंकी में भरो, टॉयलेट साफ करवाओ। अरे राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, मोहल्ला निर्माण कर नहीं पाए 11 साल में, बजाओ ताली। जी, तो इनका सीधा कहना ये है कि देश को धर्म और फिर फालतू के विवादों से बचते हुए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और निर्माण पे ध्यान देना चाहिए। ये निर्माण ये लोग अभी 11 साल में नहीं दे रहे हैं। तो इस पर मैं इनसे जानना चाहूंगा कि पहले भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या निर्माण किया था और अभी क्या निर्माण चल रहा है इस क्षेत्र में? कि कौन से क्षेत्र में आप पूछ रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिस तरह इन भाई साहब ने आरोप लगाए हैं क्षेत्र में। जी देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में, तो भारत सरकार NEP लेके आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो पुरानी, जो हमारे इतिहास है, जो कि दूसरे हिस्टोरियंस जो लेफ्टिस्ट थे जैसे रोमिला थापर है, और ये जो JNU के जितने भी लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन, उन्होंने NCERT की बुक्स बनाई जब भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद से जो हमारा जो रियल इतिहास था, असली इतिहास हमें जानने को नहीं मिला। वो बुक्स में हमने रिफॉर्म्स करे, अभी हमने फिर NEP लाए। फिर आप बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने बहुत सारे, ये तो कागजी बातें हैं, ग्राउंड क्षेत्र पे इसका क्या असर पड़ा है, उसके ऊपर प्रकाश डालिए थोड़ा।
जैसे मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, हमारा जो कोर्स है बीकॉम ऑनर्स, वो भी एनईपी के अंडर आता है। हमारा जो सिलेबस है फुल्ली अपडेटेड है, जो फुल्ली मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करा गया है। तो जैसे ही आप बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट करते हैं तो आप जॉब लेने लायक हो जाते पूरे। जैसे आप दूसरी जगह देखेंगे जो एनईपी के अंडर्स नहीं आते हैं, जो सिलेबस जिनका मॉडिफाइड नहीं रहता है, वो बच्चों को फिर मास्टर्स भी करना पड़ता है जॉब लेने के लिए। पर आप देखेंगे एनईपी के अंडर जितनी भी चीज़ें आ रही है उसमें जो कोर्स करिकुलम है बहुत अच्छी से अपडेट करा है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने। भारत बाकी देशों में शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी पीछे है, धर्म में भी पीछे हो। हाँ, इतने क्षेत्रों में पीछे है। तो उस पर मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि उसके क्या आयाम है, क्या क्षेत्र है, क्या मजबूरी है भारत की कि भारत आज भी आजादी के इतने साल बाद भी सबसे पीछे है, जबकि चाइना भी हमारे साथ इतना आगे बढ़ चुका है। जी देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो राष्ट्र निर्माण की जो बात करते हैं उस राष्ट्र निर्माण पे कभी काम होता ही नहीं। जो हमें बाहरी ताकत, राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है, आप पहले ये समझाइए। राष्ट्र निर्माण का अर्थ ये होता है कि जो भारतीय नागरिक, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसका पहला और अंतिम उद्देश्य राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहना होता है, जो कि आरएसएस की विचारधारा ये नहीं सिखाती है। ये हमें जाति भेदभाव में, धार्मिक हिंसा में ही हमेशा पहले खड़ा कर देती है। अब मैं बात करूंगा इनके शिक्षा के क्षेत्र की। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में आप बताइए कि आरएसएस ने स्टूडेंट के लिए कितने प्रोटेस्ट किए, एक भी मेरे को पता है। किसानों के लिए कितने इन्होंने आंदोलन किए, मुझे बताइए। देखिए, किसानों के लिए कितने प्रोटेस्ट किए, शिक्षा के क्षेत्र में कितने प्रोटेस्ट किए, शिक्षा बताइए जी। संघ परिवार के विभिन्न जो हैं वो शाखाएं हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्य क्षेत्रों में प्रोटेस्ट भी करती आई है, सत्ता के विरोध भी करती आई है, कार्य भी करती आई है। आपने किसानों की बात करी, राष्ट्रीय किसान संघ करके आरएसएस की एक शाखा है जो उसमें प्रोटेस्ट करती है। मजदूरों के लिए मजदूर संघ है। ऐसे ही अनेक जो है, एक ही वटवृक्ष की कई शाखाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात हो रही है तो मैं याद दिलाना चाहूंगा 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें संघ ने साथ क्यों नहीं दिया था, संघ उसमें शामिल क्यों नहीं हुआ था? जी बिल्कुल, सीधा सीधा उस समय विरोध किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। और दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि राष्ट्र निर्माण एक परिवार निर्माण की तरह होता है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी होती है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो आरएसएस की ये बात करते, क्या आरएसएस नहीं मानता कि वो जाति भेदभाव करता है, वो महिलाओं के साथ भेदभाव करता है? अगर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करता है तो आरएसएस में महिलाओं का स्थान क्यों नहीं है, मुझे ये भी बताएं। आरएसएस में इनका आरोप है कि आरएसएस में महिलाओं का योगदान नहीं है। आप देखिए, इनको पता ही नहीं है आरएसएस का जो पथ संचलन निकलता है वो पहले जो पुरुषों का पथ संचलन होता है उसके ठीक दिवाली के बाद या 2-3 हफ्तों बाद महिलाओं को भी पथ संचलन निकलता है। और जो पुरुषों की रिस्पेक्ट है वो महिलाओं की रिस्पेक्ट भी आरएसएस में, ये देखते नहीं है। आपको सर्च करना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, शाखाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ घर की, एक घर की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग घरों के मकानों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे महिलाएं रहती है, वहाँ पे बच्चे रहते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एकमात्र घर की जिसमें कि सारे परिवार के सदस्य रहे। लेकिन आरएसएस के अंदर ये नहीं। आप अन्य संगठनों को देखिए जिसके अंदर हर व्यक्ति की भागीदारी रहेगी। आप मुझे बताइए कितनी महिलाएं आरएसएस में अभी तक रही है? मुझे एक ये पहले तो क्लियरिफिकेशन कर दे, क्योंकि ये इनके पास रिप्लाई नहीं है इसका। अरे भैया, एक आंकड़ा भले ही मेरे पास में नहीं है, लेकिन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेविका संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाएं नहीं आ सकती, राष्ट्रीय स्वयं सेविका संगठन में पुरुष नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्यों इतने बड़े देश में, शिक्षित देश में सबसे बड़ी बात ये आरएसएस की विचारधारा मनु की विचारधारा है। देखिए, जहाँ पे पूरा आज देखिए जहाँ पे आज पूरा देश जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है, उस क्षेत्र में भाई साहब का कहना है कि आरएसएस में सेविका संघ अलग जाता है और सेवक संघ अलग जाता है। उसके क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या इफेक्टिव कारण है, वो इनसे जानना वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि संघ की लगती है शाखाएं जिनमें होते हैं अलग अलग गतिविधियां जो एक ही आप पुरुषों को, महिलाओं को, जैसे आर्मी की यूनिट्स होती है तो उसमें अलग अलग यूनिट्स है। जिस यूनिट में मेल है उसी यूनिट में फीमेल काम कैसे करेगी, मतलब करेगी, उसी कार्य क्षेत्र में काम करती है, मगर यूनिट्स अलग अलग होती है। वैसे ही अलग अलग यूनिट्स है। स्वयं सेविकाओं की भी शाखा लग रही है संगठन। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप भारतीय सेना के साथ आरएसएस की तुलना बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि भारतीय सेना के कारण आज हम यहाँ खड़े, आरएसएस का और उसका बिल्कुल कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उदाहरण भारतीय सेना के साथ आरएसएस की तुलना मत कीजिए। अगर आरएसएस वाले कंपेयर करेंगे खुद को, अगर ये आज इनको एक एक करके बोलिए। आज इनको देखिए, ये अपनी तुलना भारतीय सेना के साथ करना चाह रहे हैं, समझिए? जिनका ये जबकि जो लोग जिनका आजादी में 1% एक एक करके
योगदान 1% का योगदान इन लोगों का नहीं। तुलना शब्द का प्रयोग किया किसने? आपने। हमने तो तुलना शब्द का प्रयोग किया किसने? आपने। अभी तक नहीं दिया हमने, ऐसा उदाहरण नहीं दिया। भारतीय सेना हमने भी तुलना कहाँ करी? हमने एग्जाम्पल हमने दिया एक उदाहरण दिया है, कि हमने आर्मी कोई की जो तुलना नहीं करी है। तुलना और उदाहरण में भेद। आर्मी की जो यूनिट्स होती है उन्होंने उदाहरण दिया कि आर्मी की यूनिट्स में जैसे हाँ, पुरुष की यूनिट अलग होती है और फीमेल्स की यूनिट अलग होती है, उन्होंने वो बिल्कुल, एग्जाम्पल उदाहरण दिया, है। उन्होंने तुलना नहीं करी है। तुलना तो ये से आप बनाया ऐसे किसने? आज तक ये लोग गए कभी किसी युद्ध में? युद्ध देखा है? युद्ध देखा? इंडो चाइना देखा वॉर कभी? देखा है। अरे देखा तो उसमें किया क्या तुम लोगों ने? ये तो बताओ। कर लिया। कभी लड़े हो तुम लोग जाके? तुम्हारे यहाँ कोई एक ऐसा तुम्हारे उसमें RSS में- कांग्रेस वालों को जितनी भी जेलें हुई है वो सब पैलेस में हुई है। आगा खान पैलेस देख लीजिए आप, इनको कभी हाँ। किसी ब्रिटिशर्स ने मारा नहीं है। आप देख लीजिए दूसरे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स उन सबको मारा है, पर एक भी बता दीजिए गांधी जी पे लाठीचार्ज हुआ है, नेहरू जी पे लाठीचार्ज, ये सब ब्रिटिश, ये जितने भी मारे किए ये सब यूनाइटेड किंगडम में जाके पड़े हैं और यूनाइटेड किंगडम के ये सारे अपने जो यहाँ पे देखिए सीधा आरोप इनका ये है कि जो महात्मा गांधी थे या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट है वो की अंग्रेजों से मिली हुई थी, जबकि मैंने कहीं ये पढ़ा है कि सावरकर जी ये कहते थे, आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन टू बीइंग विद अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस पर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, ये विदेशी जो लोग हमारे यहाँ आए थे जिन्होंने राज किया वो चलेगा, आरएसएस को छोड़ गए। मैं मानता हूँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आरएसएस ने हमारे देश में लाई है। भैया तो आरएसएस ने क्या डिवाइड एंड रूल आए थे वो संघ को नहीं छोड़ गए, क्योंकि संघ की संस्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने करी है। तुम्हारा कोई लड़ा है? कांग्रेस की आज जगह स्थापना जगह- आज कांग्रेस की जाति मत स्थापना समझो। H.O. यूंग ने करी है। मेरी तो बात आप सुनो। वो देखिए कि एक अंग्रेज मिनट, जो एक अंग्रेजों का मिनट, एक अधिकारी मिनट। था, तो आज किसने ये किसको स्वतंत्रता छोड़ा ये सेनानियों देखिए। के साथ हेडगेवार की फोटो लगाते हैं, है ना? इनके किसी भी आरएसएस के किसी व्यक्ति ने कोई भी युद्ध लड़ा है क्या? इनसे मैं पूछना देखिए, मेरी चाहूंगा। बात सुनिए, अभी किसी युद्ध में तो इनका सीधा सीधा कहना ये है कि जैसे भारतीय सेना में लोग भर्ती होने जाते हैं वैसे आरएसएस के लोग आरएसएस की स्वयंसेवकों में ना होके वो आर्मी में भी तो भर्ती हो सकते हैं। जी बोलिए। नहीं, मैं आरएसएस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं उनकी एक दूसरी बात का उनका ही सवाल है ये, है ना? आप देख क्यों नहीं पा रहे हो? क्या आपने बोला कि आरएसएस के लोग आरएसएस में क्यों ज्वाइन हो रहे हैं, आर्मी में क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हैं? इनका ये कहना है कि इन्होंने आज तक कोई युद्ध क्यों नहीं लड़ा है, युद्ध आर्मी ही लड़ती है, इसलिए वो सवाल वहां पे घूम गया है। जी बोलिए। तो युद्ध तो आर्मी लड़ेगी, उसमें हम कैसे योगदान देंगे? आप बताइए, उनसे पूछिए। और आपने जैसा नहीं, कहा ये कि जो इनके- स्वयं सेवक, एक सेकंड भैया, बस एक सेकंड। आपने जैसा कहा कि जो स्वयं सेवक हैं वो आर्मी में क्यों नहीं जाते, स्वयं सेवक क्यों बनते हैं, तो मेरा एक मित्र है जो बाल शाखा में मेरे साथ हमेशा से रहा, आज वो भारतीय सेना में पोस्टिंग हुई है उसकी, अभी उस ट्रेनिंग फेज में है वो। तो हाँ, स्वयं सेवक सेना में भी जाते हैं। इनके उत्तर से आप कितने सहमत हैं? अभी अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आजादी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो जाहिर है, अभी लोग अभी 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 जा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं आजादी में कितनी कितनी लड़ रहे। हाँ, तो ये एक आपने अगर संघ से अगर किसी व्यक्ति को भारतीय सेना में पहुंचा दिया तो आप इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे। ऐसे हर संगठन के लोग पहुंचाएंगे क्या? आपने क्या आरएसएस के बेस पे उसको पहुंचाया? उसका एक भारतीय सेना के प्रति एक समर्पण था, देशभक्ति का जुनून था, इसलिए वो भारतीय सेना में जाके शामिल हुआ। उसका मतलब आप आरएसएस से मत जोड़िए। आरएसएस देशभक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मानता। भाई साहब का सीधा सीधा आरोप ये है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो कि राष्ट्र निर्माण का दावा करता है, राष्ट्र हित का दावा करता है, सामाजिक हित का दावा करता है, संस्कृति की सुरक्षा का दावा करता है, वो देशद्रोही है। जी देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो संघ माइक्रो लेवल पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम देखेंगे एक बच्चे का जो पालन पोषण और जो संस्कार देते हैं वो घर से ही दिया जाता है। अगर हम विद्यार्थी का जीवन विद्यालय में देखेंगे तो वहाँ पे उसकी पढ़ाई लिखाई चलती है। तो अगर हम देखेंगे कि जो घर से संस्कार हमारे जो माता पिता देते हैं वो अगर आरएसएस के अंडर है, जो उनकी आइडियोलॉजीज है वो हिंदू धर्म से ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो अगर हम हमारे धर्म, अगर हमारे जो पेरेंट्स है वो अगर बच्चे को हिंदू धर्म के संस्कार दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? संस्कृति का ही तो संरक्षण है। लट, वो जो लट ये लोग रखते हैं क्या उससे युद्ध लड़ने वाले हैं? पूछिए। मैं हिंदू धर्म की संस्कृति की बात कर रहा हूँ, इन्होंने बात करी हिंदू धर्म के संस्कृति की। मैं आज ये पूछना चाहूंगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और आज आरएसएस अपना 100वां वर्षगांठ कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन भारतीय संस्कृति को किस तरह से इन्होंने बचाया? आज आप देख लीजिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो इंदौर में है, यहाँ पे आप देखेंगे कितने बच्चे आ रहे हैं भारतीय संस्कृति को पहन पा रहे हैं। आप उनसे पूछिए, आज भी वो विदेशी कल्चर को अपना रहे। क्या भारतीय संस्कृति को इन्होंने बचाने का काम किया? भारतीय, उसके बाद में आप बात करेंगे धार्मिक स्थलों को, कितने धार्मिक स्थलों को इन्होंने संरक्षण किया, मुझे वो भी बताए, ताकि मुझे पता तो चले कि जो जिस लिए आप संस्कृति की बात करते, धर्म की बात करते, वो कितना अभी आप लोगों ने बचाने का काम किया है। तो क्या वेस्टर्न पहनावा अपना लेने से
जो हिंदू संस्कृति है वो खतरे में पड़ जाती है। मेरा तो ये मानना नहीं है कि हिंदू संस्कृति कहीं से कहीं तक जो वेस्टर्न पहनावा अपनाने से फर्क पड़ रहा है उसको। जी देखिए, अगर हम हमारे युवाओं को, जैसे उन्होंने बात तो सही कही कि पश्चिमी संस्कृति से उनको भटकने से रोकना है, पर अगर हम उनको बोलेंगे कि आप वो जो पहनावा ये बोल रहे हैं, अगर हम उनको मना करेंगे तो वो बोलेंगे कि ये डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो फिर आप बोलोगे कि आप युवाओं पे दबाव डाल रहे हो कि आप ऐसे ही कपड़े पहनो, आप वो वाले कपड़े मत पहनो, तो भी ये वाली बात बोलेंगे। ये जैसे बात अभी इन्होंने ये करी है कि उनकी हम स्वतंत्रता छीन रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, जब आरएसएस में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उससे उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती। जब हम उसको बताए जाते हैं, जब उसको हम जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है। उसी तरह से यदि अगर हमें किसी व्यक्ति का पहनावा बदलना है तो हम उसको हमारे संस्कृति और परंपरा और हमारी धरोहर के बारे में पहनावा बदलना क्यों है? क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि जो बात करते हैं राष्ट्र में, ये जो बात करते हैं संस्कृति की, क्यों संस्कृति में पहनावा नहीं आता क्या? संस्कृति में पहनावा आता है, लेकिन पूजा कौन पद्धति सी नहीं आती क्या? पूजा पद्धति आती है, लेकिन कौन सी ऐसी संस्कृति है जो पहनावे से बदल जाती है? जी बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए। आप भारतीय संस्कृति देखेंगे तो उसमें हमारे भारतीय संस्कृति में आपको उनके साड़ी पहनने का जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं आती है, जो कि अलग अलग क्षेत्र के वाइज हो सकते हैं। जहाँ पे कहीं चुन्नी डालना हो सकता है, फिर अलग अलग वहाँ पे संस्कृति हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे आज भी जो भारतीय युवा है वो किस तरह से अपनी धार्मिक पद्धति को भूल रहे हैं। आप ये बताइए कि नहीं भूल रहे क्या? धार्मिक पद्धति को नहीं भूल रहे, पूजा पद्धति को नहीं भूल रहे, जो हमारी जो धार्मिक रीति रिवाज उनको नहीं भूले क्या?